मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा शीघ्र ही होने जा रही है 22 जून को, और फिर से मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे आपके लिए एक मास्टर स्ट्रेटजी लेकर। सबसे पहले मैं आपको मास्टर स्ट्रेटजी बताऊंगा और आपको बता दूं, मैं इसके बाद में लगातार कुछ लेक्चर्स लूंगा जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 18/1/2024 की विज्ञप्ति है और इसमें नया सिलेबस हमारे सामने आया है। बाकी सब आप जानते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, सिलेबस क्या है और इसको प्रॉपर तरीके से कैसे अंडरस्टैंड करके हम हाउ वी कैन particularly develop a strategy, that is the master strategy, so that we will be able to attempt it properly, study it properly and attempt the papers properly. तो यहाँ पे आप भारत का इतिहास देखेंगे। सबसे पहला जो है भारत के इतिहास से मैंने शुरू किया है, ये ध्यान रखिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल ही सभी राज्य, विशेषकर जो है जैसे मध्य प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़ है, ऐसे राज्यों में आप देखें, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर फिर से न सिर्फ राज्य के जो पाठ्यक्रम है, स्कूली पाठ्यक्रम है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम है, उनमें बदलाव किया जा रहा है। अभी तो आप देखेंगे उसका इफेक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके सिलेबस भी आया है। आप देखिए यहाँ पे भारत का इतिहास हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एक विशेष रूप से जो एक यहाँ पे आप देखेंगे जो इन्होंने चेंज किया है, वो चेंज जो है ये संकल्पनाएं विचार में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारे वेदों में है, हमारे उपनिषदों में है, हमारे स्मृति ग्रंथ जिनको हम दर्शन कहते हैं, षड दर्शन है ना, और इसके अलावा इन पर आधारित जो बहुत सारे ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, चाहे वो पल काव्य हो, चाहे वो आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांति का हो, है ना, चाहे वो वराह मिहिर की पंच सिद्धांति का, व्रज जाति का, लघु जाति का हो, है ना। इस तरह के जो ग्रंथ हमारे यहाँ पे विभिन्न विषयों पर लिखे गए हैं, उन सब विषयों को समेटकर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का निर्माण होता है, जिसमें हमारी वैमानिकी जो प्रौद्योगिकी है, वैमानिकी प्रौद्योगिकी वो भी है, जिसमें हमारे यहाँ पे सुश्रुत संहिता है, चरक की चरक संहिता है, ये आयुर्वेद के महान ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता जो है शल्य चिकित्सा पर आधारित है, चरक संहिता जो है वो उपचार पर आधारित है, आयुर्वेद उपचार, उसकी सब विभिन्न पद्धतियां, प्रणालियां, दवाएं, सबका उल्लेख इन ग्रंथों में है। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसलिए आपको इसको ग्रंथ के आधार पर देखना होगा। साथ में इसको आपको जो विभिन्न हमारे अभिलेख हैं, जो विभिन्न अन्य स्रोत हैं, जैसे उदाहरण के लिए राम सेतु है, राम सेतु का निर्माण कैसे किया गया और कितनी हाई टेक्नोलॉजी वाज देयर इन दैट एंशिएंट टाइम, मोस्ट एंशिएंट टाइम ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ से हमारा सतयुग शुरू होता है। एक्चुअल में हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, हमारे वास्तविक ज्ञान की खोज की दिशा में एक कदम है, और इसको यहाँ सिलेबस में शामिल करके प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, बहुत बृहद विशाल क्षेत्र है भारतीय। आप बता दें आपको, भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी विशाल है, महासागर है, जितनी डुबकी लगाएंगे कुछ मोती हाथ में आएंगे, पूरा सागर है, अथाह सागर, महासागर। सब पश्चिमी देशों ने इसकी कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी कॉपी कैसी हो गई, मटेरियलिस्टिक हो गई। हमने जो पैदा किया वो आध्यात्मिक आधार पे, विश्व के कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबों की अवधारणा पर आधारित, और प्रकृति मित्र, पूरा डेवलपमेंट, पूरा विकास प्रकृति मित्र। अफसोसजनक ये रहा कि हमारी सरकारों ने, स्वतंत्र भारत के बाद में हम देखें तो सरकारों ने पश्चिम के मॉडल को ये मान लिया कि हमारे विकास की अवधारणा को यही पूरा करेंगे और इसके आधार पर हम अपने देश की गरीबी को हटा सकेंगे, हमारे देश की जो आर्थिक सामाजिक असमानता, विषमता है उसको हटा सकेंगे। लेकिन हमको साथ में क्या करना था कि हमारी प्राचीन ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका अन्वेषण, उसका अनुसंधान, उसका विकास, उसको हमारे घर घर तक वापस, मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली का अंग बनाकर हर भावी पीढ़ी के मन मस्तिष्क में हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के जो उपयोगी लक्षण है, जो उपयोगी अवयव है, उन सब से उनको अवगत करवाना और साथ में उसकी उपयोगिता को दिखाना, और
उनके मन मस्तिष्क को एक जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो प्रदान करना। खैर, अभी जब जागे तब सवेरे। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा फिर से हमारे इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल हुई है, और अब हम अपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस में पहला ही टॉपिक भारत का इतिहास, प्रारंभिक परीक्षा का पहला टॉपिक, और उसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रारंभ करें। इसमें वेद आएंगे। वेद यानी ज्ञान के अंतिम स्रोत माना गया है वेदों को। वेद यानी शुद्ध सच्चा ज्ञान, वेद यानी ज्ञान, उसका अर्थ ही है ज्ञान, यानी ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत माने गए। वेदों में हर चीज का विवेचन है, आध्यात्मिक प्रणाली, लौकिक प्रणाली, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। व्हाट इज नॉट देयर इन द वेदा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द वेदा। ठीक है, वो सब चीज। तो ये हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में, ये आगे वेद उपनिषद, ये है, ये सब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। इसमें भारतवर्ष, आप देखिए, भारतवर्ष विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरस्य हिमालय, दक्षिण से समुद्र चैव, जिसके उत्तर में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है, जिसकी संतति भारतीय है, वो देश हमारा भारत है। तो ये एक श्लोक है विष्णु पुराण में आया, जिसमें भारत की संकल्पना की गई। जब हम पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हमारे पंडित पुरोहित और हमारे विद्वान जो मंत्र बोलते हैं, उसमें अखंड भारत खंड है। तो भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है, जिसकी कल्पना की गई है। श्लोकों में भी कहा गया है कि हमारा भारत कितना विशाल है। तो उसी भारत वर्ष के बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है। यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, यहाँ से सीधे सीधे कि किस पुराण में भारतवर्ष का जिक्र किया गया, और भारत पुराणों में उस श्लोक को आधार बनाकर यह पूछा जा सकता है कि भारत की सीमा क्या बताई गई है, उसमें भारत का जो भूभाग है वो क्या उसमें वर्णित हुआ है, किसके उत्तर में स्थित है, किसके दक्षिण में स्थित है। जो श्लोक है उसके आधार पर यह बन सकता है भारतवर्ष। भारतवर्ष की संकल्पना कहां से आती है? क्या भरत नामक कबीला, जो ऋग्वेद में भरत नामक कबीला है, वो भरत के नाम पर है, वो भरत वंश के नाम पर है, वो भरत कुल के नाम पर है भारत? हमें पता है हमारे यहाँ पर एक भरत जो है, एक ऐसा महान तपस्वी पुरुष, महापुरुष हुआ, जिन्होंने बाघ को, शेर के गले में घंटे बांधने का काम करते थे। ऐसे वीर साहसी युवक भरत हुए। तो ये सब भारतवर्ष, जैसे हम देखेंगे जातक कथाओं में देखें, बौद्धों के इतिहास में देखें, तो हमें जम्बू द्वीप का नाम दिया गया है, जम्बू द्वीप का नाम आया भारतवर्ष के लिए। ठीक है, तो ऐसे भारतवर्ष के लिए अब भारतवर्ष को हिंदुस्तान, सिंधु जिसको इंडस कहा गया, स का उच्चारण हक किया तो वो हिंदुओं का निवास यानी हिंदुस्तान, ऐसे अलग अलग संज्ञाएं आती है। लेकिन भारतवर्ष सदैव से रहा है, ग्रंथों में भी ये शब्द सदैव से गुंजायमान रहा है, ग्रंथों में भी और हमारे लौकिक जीवन में भी। हमने सदैव ही अपने को भारतवर्ष, और अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इंडिया की जगह भारत ये शब्दावली प्रयुक्त करने का जो घोषणा की, वो स्वागत योग्य, क्योंकि भारतवर्ष एक हमारी पहचान, हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई पहचान। तो ये भारतवर्ष। अब यहाँ पर देखें आप, वेद उपनिषद ये सब भारत का इतिहास हम पढ़ते ही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ते हैं। अब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। तो प्राचीन में जो है, प्राचीन में आपका सिंधु घाटी सभ्यता पाषाण युग से, प्राग इतिहास से शुरू हो जाएगा। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। मैं आपको बताऊंगा कि ये इतिहास को मैं बहुत मोटे मोटे तौर पर पूरी ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसको मैं डिस्कस करूंगा आपको, कि कहाँ से आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से ग्रंथ महत्वपूर्ण है, जहाँ से अब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन कौन से ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पूरी टेक्नोलॉजी है हमारी, पूरी धर्म और संस्कृति है हमारी। ज्ञान तो उसमें ज्ञान का ही अंग है विज्ञान। तो कहाँ कहाँ पे हमारी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, जैसे मेहरौली में चंद्र नामक राजा का एक अभिलेख खड़ा हुआ है, 7 मीटर ऊंचा, लोहे का, जिसपे जंग नहीं लगी। और ये कितनी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी हमारी। आज हम गैल्वेनाइज आयरन बहुत सारी चीजें लाते हैं, लेकिन जंग रोधी कोई भी चीज नहीं।
कोई भी आयरन जो है जंग रोधी नहीं बना सका, कहीं ना कहीं जंग लगी जाती, लेकिन ये आज भी खड़ा हुआ है। इसमें क्या मिलाया गया हो, कैसे इसको बनाया गया होगा, कितनी अच्छी पॉलिश है। पॉलिश तो अशोक के स्तंभों पे भी दिखाई देती, कितनी अच्छी पॉलिश दिखाई देती, क्या टेक्नोलॉजी रही होगी है। तो ये सब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन कौन से ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ है ना, शतपथ, गौपद, ये सब षड दर्शन, जो 6 दर्शन है हमारे, न्याय है ना, गौतम ऋषि का न्याय है, और हमारा वैशेषिक दर्शन है कणाद का, और इस तरह से सांख्य दर्शन है, ठीक है। ये सब जो है हमारे जो षड दर्शन है, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तो ये, और अभी आप पतंजलि का योग शास्त्र, अभी पतंजलि बहुत चर्चा में रहा सुप्रीम कोर्ट के कारण, जो है पतंजलि शब्द आया था वो, यद्यपि बाबा रामदेव की जो पतंजलि संस्था है उसके माध्यम से, तो ये पतंजलि योग महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के माध्यम से भी, कि पतंजलि का योग शास्त्र, और योग शास्त्र किस मुनि ने लिखा, किस ऋषि ने लिखा। तो ये इस तरह से उसमें क्या क्या है ये सब। तो स्मृतियाँ, अब स्मृतियाँ है, या जो हमारी सबसे प्रारंभिक मनुस्मृति मानी जाती है 300 ईसा पूर्व के आसपास, उसको कंपाइल किया गया है ऐसा माना जाता है। फिर याज्ञवल्क्य, पाराशर, विष्णु, देवल, ये सब है। तो रीत, सभा, समिति। रीत क्या है? ऋग्वेद ऋत, धनवेद है ना, ये रीत क्या है? सभा और समिति क्या थी ऋग्वेद के काल में? कौन कौन सी संस्थाएं थी? क्या न्यायालय थी सभा? क्या समिति आर्यों की एक सामान्य सभा थी जो राजा तक का निर्वाचन, राजा को अपदस्थ भी कर देती थी, इतनी पावरफुल थी। उत्तर वैदिक में वो थोड़ी सी कमजोर हुई। ये सब चीजें जो है आप उठा के कि सभा क्या थी, समिति क्या थी, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। गणतंत्र कितने थे? लिच्छवी गणतंत्र था, वज्जी संघ था, 10 राज्यों का, 10 संघों का एक महान गणतंत्र था लिच्छवी, जिसको अजातशत्रु ने फुट डालो राजकरों की नीति के तहत उन्होंने जीता था। मतलब उन्होंने वस्कार के माध्यम से, वस्कार को भेजकर वहां फुट डलाई थी, तब जाके उस महासंघ को, शक्तिशाली संघ को वो जीत पाया था। अब वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, वर्णाश्रम सिस्टम उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है, ठीक है। इनका जिक्र किस उपनिषद में सबसे पहले है? पुरुषार्थ का जिक्र कहाँ होता है? हमारे जाबलोपनिषद है, छांदोपनिषद है, ये सब में कहाँ कहाँ पे किया? मुंडकोपनिषद में सत्यमेव आया है ना। तो ये जाबलोपनिषद में वर्णाश्रम व्यवस्था। ऋण संस्कार, हमारे यहाँ कितने तरह के ऋण माने गए हैं? 7 प्रकार के, 8 प्रकार के। कौन कौन से? पितृ ऋण है, देव ऋण, तो ये सब ऋण है। और ये पूछा गया है, यूपीएससी में आया है कि इनमें से कौन सा ऋण हमारे ऋणों में शामिल नहीं है। यूपीएससी का आया वो क्वेश्चन है। संस्कार, 16 संस्कार, षड संस्कारों का, षोडश संस्कार, ठीक है। षड दर्शन है और षोडश संस्कार है। 16 संस्कार हम करते हैं, जैसे उपनयन संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर वैदिक काल में। वेद, जब वेद गुरुकुल में जाना आपको शिक्षा लेने के लिए, तो आपको उपनयन संस्कार अनिवार्य है। उपनयन संस्कार में किन को शामिल किया गया, किसको बाहर रखा गया, उसका क्या प्रभाव समाज के ऊपर आया, ये सब चीजें। पंच महायज्ञ, यज्ञ है ना, कौन कौन से यज्ञ होते हैं, ये सब महायज्ञ यज्ञ होते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे दूसरे यज्ञ भी होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ है, चालुक्यों ने तो भावस्वर्ण यज्ञ, अग्निहोष्टम यज्ञ, चालुक्यों ने बहुत अलग अलग टाइप के, बहुत विशिष्ट टाइप के जब नाम आएंगे आपको, अग्निहोष्टम और भावस्वर्ण, तो ये सब चालुक्यों ने किए हैं, दक्षिण भारत की जो चालुक्य थे। कर्म का सिद्धांत क्या है? पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की कल्पना है ना। कर्म का, निष्काम कर्म का सिद्धांत गीता में आया है। तो कर्म का सिद्धांत यहाँ पे गीता से संबंधित आपको निष्काम कर्म का सिद्धांत वो है। बोधिसत्व, ये जो बोधिसत्व है, जो महायान की संकल्पना थी कि भाई भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति सीधे भगवान को, ईश्वर को, ईश्वर के वैसा कुछ नहीं, महापरिनिर्वाण की कल्पना उनमें, ईश्वर को महापरिनिर्वाण, अपना सेल्फ सल्वेशन थ्योरी जो है वो देते हैं कि कैसे आप अपना आत्मिक कल्याण कर सकते हैं, किसी मेडिएटर की जरूरत नहीं। वो हिनयान उनको मानने वाले हिनयान, और बाद में भगवान बुद्ध की के उपदेशों की नई इंटरप्रिटेशन हुई, जिसमें वो महायान बना। और महायान जब बना, कनिष्क के दरबार में जन्म हुआ नागार्जुन के और अश्वघोष के प्रयासों से, तो उसने बोधिसत्व, मेडिएटर, ये बोधिसत्व वो है जो खुद भी परिनिर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मिक कल्याण कर सकते हैं, दूसरों को भी उसमें मदद कर सकते हैं, ये बोधिसत्व है। तीर्थंकर की परंपरा जैनियों में है, जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा है, 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने ये संकल्प भारतीय इतिहास में, भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा में आपको ये सब को इसी तरह से एक एक सूत्रों को पकड़ के आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। अब ये सब महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको हम देखेंगे, पूरा इतिहास भरा पड़ा है, ठीक है।
प्राग इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक, ठीक है। इतिहास के जो कालखंड है जिसमें पाषाण युग आता है, फिर ताम्र पाषाण युग आता है, फिर धातु युग आता है, ठीक। इसी तरह से इतिहास आता है लेखन के आधार पर, प्राग इतिहास आता है, आद्य इतिहास आता है और इतिहास आता है, ये अलग अलग है, ठीक है। एक धातु के आधार पर, पाषाण और धातु के आधार पर, एक लिपि के आधार पर, दो तरह से इतिहास का विभाजन होता है। ये सब देखें। कला प्रारूप क्या क्या रहे हैं, अलग अलग कला प्रारूप, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, हिमालय की अलग अलग, जैसे बिशोली वहाँ पे एक चित्रकला पाई जाती है, भीमबेटका में जो है शिलाश्री की चित्रकारी। तो कला प्रारूप क्या है, साहित्य पर कितना साहित्य भारत में रचा गया है, ये सब यहाँ पर भी देखेंगे। और यहाँ पर जो है एक विशिष्ट साहित्य है ना, यहाँ पे जैसे जीमूत वाहन का दया भाग आएगा, इस तरह के ग्रंथ आते हैं यहाँ पे। तो पर्व उत्सव कहाँ कहाँ पे, बिहू कहाँ मनाया जाता है, भांगड़ा कहाँ है, ठीक है, छाहू कहाँ है, इस तरह के जो पर्व है, उत्सव है, ये सब भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक थाती है। इसको हम देखेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, ये आप देखिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, पुनर्गठन, किस तरह से हमारे यहाँ पे नए नए राज्यों के निर्माण की मांग उठी, फिर किस तरह से जेपीयूपी समिति आई, इसके दर आयोग आया, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ लिंग्विस्टिक आधार पे 1953 में, फिर 56 में जो फजल अली आयोग की अनुशंसा, उसके आधार पर राज्यों का गठन किया गया, और फिर आगे भी राज्यों का नया नया गठन होता रहा। जो भी हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, और पहली बार भारत के इतिहास में एक राज्य का दर्जा खत्म हुआ और उसको 2 यूनियंस में बांटा गया, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, उसके आधार पे, तो ये सब आपको देखना चाहिए। और अब मध्य प्रदेश का इतिहास, अब ये एक दूसरा टॉपिक है। आप देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास हो सकते हैं, यहाँ से आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैंने आपको लगाया निशान, ठीक है, ये आपको देखना चाहिए। और यहाँ से आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये देखना चाहिए कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश, पूरे टॉपिक देखिए आप, टॉपिक के हिसाब से देखिए आप क्या क्या चल रहा है। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं यानी यहाँ ये नहीं कि इस दिनांक को ये हुआ, इस दिनांक को ये हुआ, कोई डेट के आधार पर इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं। महत्वपूर्ण घटनाओं का मतलब ये है कि प्राचीन भारत में, प्राचीन मध्य प्रदेश में क्या क्या था, फिर मध्य युग में क्या क्या था, फिर आधुनिक युग में क्या क्या था, ये पूरा प्राचीन, मध्य और आधुनिक। फिर प्रमुख राजवंश, कब कब कौन कौन से प्रमुख राजवंश ने इन घटनाओं को अंजाम दिया, उन राजवंशों के संदर्भ में आपको इतिहास पढ़ना है, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा, अब इससे आप करेंगे कनेक्ट, तो आप देखेंगे नीचे जनजातियों का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान रहा, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आपको एक ही जगह पे रहकर इसको पढ़ लेना चाहिए, स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उनकी बोलियां, तो 10वें टॉपिक में भी आपको दिखाई देगा, है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां वहाँ पे है, प्रमुख जनजातियां घुमक्कड़, अलग घुमक्कड़ जनजातियां, घुमंतु जनजाति, ये सब वहाँ पर दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप या तो एक जाई तरीके से वहाँ पढ़ लें, ठीक है। और इसको बेसिकली देखा जाए तो सही यही होगा कि आप मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की बोलिए, क्योंकि वहाँ पे पूरा टॉपिक बहुत विस्तृत तरीके से, उसके अधिकांश टॉपिक वहीं पे है, इसलिए ये टॉपिक को उसको वहीं पर पढ़ना चाहिए आप। प्रमुख साहित्यकार, ये सब पूरा जो है संस्कृति। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, एक हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पर कोई विशेषता आ जाती है, एक विशेष टॉपिक, संक्षिप्त टॉपिक लेकिन विशिष्ट तरीके से दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न पॉइंट ऑफ व्यू। एक प्रश्न यहां से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि विशिष्ट रूप से एक टॉपिक दे रखा है, यह बहुत विस्तृत है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, तो प्राचीन, मध्य, आधुनिक, कौन से साहित्यकार, संस्कृत के, हिंदी के, तो ये बहुत विस्तृत है और बहुत सारे साहित्यकार, लेकिन ये बहुत संक्षिप्त टॉपिक है और स्पेशली इट इज मेंशन्ड, सो डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट द जो भी पेपर सेटर है आपका। तो पेपर सेटर जो है उनका दिमाग वहां पे जाएगा कि यार ये टॉपिक है, और वहां पे वो टॉपिक है तो मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल जो 3 है हमारे, है ना, खजुराहो है, सांची, भीमबेटका, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। परीक्षण सूची में शामिल किए गए 3 है, मांडू है ना, सतपुड़ा रिजर्व टाइगर भी आ गया और लम्हेटा घाट भी आ गया, तो ये जबलपुर का, तो ये जो है इस तरह से विश्व धरोहर स्थल जो है वो वहाँ
उनका दिमाग जाता है। विश्व मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, तो ये मत सोचिएगा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश के ही पूछ लेंगे, भारत के पूछ लेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई है भारत में, पहला कौन सा था, इस तरह से भी वो वहाँ से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके तो इसमें पूरा भारत का इतिहास, भारत का भूगोल सब कुछ है। तो ये वहाँ यहाँ दिया हुआ टॉपिक है, ध्यान गया, ठीक है, अटेंशन इज अट्रैक्टेड हियर, और डेफिनेटली जब दिमाग है वो वहाँ तक उनका विस्तृत जो है ध्यान जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तो आपको उनको भी ध्यान रखना है। भारत के विश्व धरोहर स्थलों को, विश्व धरोहर स्थल घोषणा कौन करता है? यूनेस्को करता है, संयुक्त राष्ट्र करता है, कौन सी एजेंसी करती है, क्यों करती है, क्या फायदे होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, जनजातियां बोलिए, ये सब कहाँ पढ़ना है आपको? वहाँ पढ़ना है। स्वतंत्रता संघर्ष यहाँ पढ़ लेना है जनजातियों का, बाकी आपको ये सब चीज जनजातियां की बोलियां, जनजाति व्यक्तित्व, ये विस्तृत रूप से वहाँ पे है, वहीं आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अन्य टॉपिक्स भी है, उनके साथ इंटीग्रेटेड तरीके से आपको वहाँ पढ़ना चाहिए। है समय कम है, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कैसे इसको पढ़ना है। अब भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल को तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। भारत के भूगोल के हिस्से के रूप में आपको मध्य प्रदेश का भूगोल भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि भारत और मध्य प्रदेश दोनों के भौगोलिक उसमें क्या है, हम कहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, हम कहाँ बैठे हुए हैं उसमें। हम सेंट्रल हाईलैंड जो भारत का एक हिस्सा उसमें आते हैं, प्रायद्वीप दक्षिण प्रायद्वीप हिस्सा है उसमें आते हैं, या दोनों में ही आते हैं। हमारा मालवा पठार, सतपुड़ा, ये से लेके बघेलखंड, पूरा निचला नर्मदा घाटी का जो निचला पूरा हिस्सा है, उसके नीचे का पार्ट पूर्व से पश्चिम तक, वो कहाँ आता है? प्रायद्वीपीय पठार में आता है। और ऊपर नर्मदा घाटी से लेके ऊपर तक हम सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं, जो किसका पार्ट है? उत्तर के मैदान का हिस्सा है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे भी इसको लोकेट करना चाहिए, तो आपका एक क्लियर कट विजन बनेगा वहाँ से। है तो मध्य प्रदेश का भूगोल आप पढ़ेंगे, वन, वनोपज, नदियां, पहाड़ियां, पठार। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो ये किताब है, ये आप इस किताब को देखिए, इसमें मैंने पूरा विस्तृत सिलेबस दिया है, और ये सिलेबस आपको इसी तरह से आपको एक एक चीज टॉपिक वाइज आपको मिलेगी, ठीक है। विश्व धरोहर वगैरह सब विशेष टॉपिक को मैंने वैसे ही कंप्लीट किया। मध्य प्रदेश का भूगोल आप देखेंगे, सब पर्वतमालाएं, नदियां, जलप्रपात, झीलें, सिंचाई परियोजना, जलवायु, मिट्टियां, वन संपदा, खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधन, जो सिलेबस में दिया गया है वैसे ही मैंने जमाया है, ठीक है। और जहां पर ऐसा लगा है कि जैसे जल संसाधन है, सिंचाई, तो ये जल संसाधन रखा हमने, नदियां रख दी, और नदियों के साथ में ही जल संसाधन सिंचाई परियोजना यहाँ पे आपको दे दी गई है, एक ही जगह पे आपको पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि अब वो सब इसी के अंतर्गत है। अब कुछ चीजें ऐसी भी है, अब अर्थव्यवस्था, यहाँ देखेंगे आप मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचना का विकास ही यहाँ दे दिया। तो हमने इसको यहाँ और यहाँ दो जगह रिपीटेशन के बजाय उसको एक ही जगह ले आए जहाँ पे वो मुख्य रूप से मौजूद है, ठीक है। जैसे मैंने ये जनजातीय संस्कृति, इसमें मैंने आपको विस्तृत रूप से सब कुछ दे दिया है, तो जनजातीय बोलियां वगैरह वो सब आपको यहाँ मिलेगा। यद्यपि स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान वहाँ पढ़ना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे कोट किया है उस अध्याय में, इतिहास के भाग, लेकिन यहाँ मैंने आपको इसमें इस पुस्तक के तहत मैंने विस्तृत रूप से सब सिलेबस को एक जगह रखने का प्रयास किया। आप देखिए, आप ये मध्य प्रदेश का भूगोल है, इस पर हम आते हैं। यहाँ पर एक नगरीकरण, अब जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लेकिन नगरीकरण, व्हाट्स अबाउट द नगरीकरण, अर्बेनाइजेशन मध्य प्रदेश में, भारत में अर्बेनाइजेशन की प्रोसेस 1990 के दशक के बाद बढ़ना शुरू हुई है बहुत तेजी से, लेकिन उसमें सर्वाधिक जो गति आई है वो अभी हाल के वर्षों में आई है, 2 डिकेड में, है ना। और लास्ट डिकेड में तो बहुत हमारी जो ग्रोथ है, अर्बेनाइजेशन की ग्रोथ है, वो बहुत फास्ट हो रही है, सबसे ज्यादा। आप ध्यान रखिए, नगरीकरण लगातार बढ़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश और भारत की तुलना में वो नगरीकरण की क्या स्थिति रही है, इन दोनों की तुलना आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको बता दें, नगरीकरण को बहुत उस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। ये आप देखेंगे मैंने तुलनात्मक सारणी दी है उसमें, जिससे कि आपको जिस तरह के प्रश्न आ सके उस तरह का मैंने यहाँ पे उसका वर्णन करने का प्रयास किया है। नगरीकरण का एक विशेष टॉपिक मैंने बनाया है, ये मध्य प्रदेश में नगरीकरण। 1951 से नगरीकरण में लगातार वृद्धि हुई, हर राज्य में हुई है, ये कॉमन सेंस का है,
नगरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। पर गति किस दशक में ज्यादा हुई है? तो नगरीकरण की तुलना भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना था, मध्य प्रदेश में, दोनों में अंतर कब सर्वाधिक हुआ है? भारत और मध्य प्रदेश के नगरीकरण में वृद्धि की दर में कब मध्य प्रदेश उसके ज्यादा निकट था? ये नहीं था कि अभी ज्यादा निकट है, ये बीच के दशक में आप देखेंगे सबसे कम नगरीकरण हमारा 2011 में ही हुआ है भारत की तुलना में। लेकिन राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक नगरीकरण वाला दशक 1991 वाला दशक है। तो ये याद रखना है आप। इस तरह के मध्य प्रदेश में नगरीकृत जनसंख्या के औसत से, जो नगरीकृत हमारी जनसंख्या का औसत है 24.7, उससे अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? 11 जिले ऐसे हैं। तो ये आप देखिए 2011 की जनगणना, ये याद रखिए 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश के जिलों का क्षेत्रफल भी दिया गया है, इसीलिए मैंने सागर को सबसे बड़ा जिला माना है। 2011 सागर से कोई भाग अलग नहीं हुआ है, कोई नया जिला नहीं बनाया 2011 के बाद, तो उसके क्षेत्रफल में कमी नहीं हुई। वो 10,252 स्क्वायर किलोमीटर सागर का क्षेत्रफल है, वो है। आप लिंगानुपात और उसकी जनसंख्या दोनों का, सॉरी डेंसिटी जो है उसका, जनघनत्व और उसकी जनसंख्या दोनों का आप रेशो निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा 10,252 उसका है और 10,093 के आसपास जो है किसका आ रहा है, शिवपुरी का आ रहा है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो खैर मैंने इस आधार पे ही उसको देखा है। अब ये नगरीकरण आपको मिलेगा, नगरीकरण जो मैंने दिया है उसके आधार पे आप तैयारी कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। खैर भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को देखें आप, तो यहाँ मध्य भारत का संविधान, उस भारत के संविधान के ही तहत मध्य प्रदेश या हर राज्य की, यूटी की, सबकी अपनी अपनी संवैधानिक स्थिति तय होती है। ठीक है, वो स्थिति किस तरह से तय हुई है? हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक रूल है, जैसे केंद्र में है ना, भारत में, वो डेमोक्रेटिक रूल में किस तरह से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबके अपने अपने कार्यक्षेत्र बड़े हुए हैं। यहाँ पे तो आप देखें ये पूरा चल क्या रहा है, ये पूरा आपको भारत का संविधान इसके तहत पढ़ना है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो ये पूरा ये। अब इसमें देखिए आप, इसमें विशिष्ट रूप से जो है संवैधानिक एवं संवैधानिक आयोग एवं संस्था है। पहले ये आपका अलग टॉपिक था, 10वीं यूनिट थी ये, इसको रिप्लेस कर दिया गया है जनजातीय संस्कृति से। तो अब जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे कितना ध्यान देना है, कहां से कितने प्रश्न आने की संभावना है। पिछली आप मास्टर स्ट्रेटजी उठा लीजिए, मैंने बताया था, और उस तरह से पूरा आपको दिखाई देगा कि पेपर में कहां से कितने क्वेश्चंस लगभग उतने ही पूछे गए हैं जो मैंने आपको बताया था मेरे अनुमान के आधार पे, मेरे अनुभव के आधार पे। तो यही आप देखिए, अब ये एक पार्ट बन गया है, इट इज ए पार्ट ऑफ द 5th यूनिट, इट इज नॉट ए सेपरेट यूनिट। ठीक है, सो यू डोंट रिक्वायर टू बी डील्ड सेपरेटली, है ना, इट इज नॉट ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंट, इट वाज इन द अर्लियर, ठीक है, इन द 2023 एग्जामिनेशंस, बट दिस टाइम इट्स इंपॉर्टेंस इज देयर बट नॉट दैट मच। अब इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसका जो महत्व है, वो कंपैरेटिवली इट इज नाउ डिक्लाइंड। ठीक है, एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो प्रादेशिक संवैधानिक आयोग, अब इसमें देखिए यहाँ राष्ट्रीय भी आ गया है और प्रादेशिक भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय के तहत जो है जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट और उनके बीच लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अभी स्थिति में भी इलेक्शन कमीशन जो है चर्चा में आया था। तो इसी तरह से आप देखिए कि अभी जो राष्ट्रीय ज्यादा चर्चा में है ना, फिर आपका जो ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट रहे हैं केग वगैरह, उनको आपको देखना है, लोक सेवा आयोग है, ये सब संवैधानिक इनका संविधान में सीधे सीधे स्पष्ट रूप से उल्लेख है, जिनको संवैधानिक यानी जो लेजिस्लेटरी लॉज से जो है जो दे आर क्रिएटेड, तो वो संवैधानिक है। ठीक है, तो इस तरह से एवं अन्य संस्थाएं हैं, उनको आपको देखना है, आयोग वगैरह ये सब। ठीक है, तो ये आपको करना है। यहाँ से मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं, जैसे हमारा खुद लोक सेवा आयोग है, ये राज्य प्रादेशिक आयोग, ये कब गठित हुआ था 56 में, कब इसने पहली एग्जाम ली थी, ये सब चीजें है ना। मध्य भारत में वैसे सबसे पहले हुआ था, मध्य प्रदेश जब आया स्थिति में तो सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश ने उसी साल इसको गठित कर दिया था। तो ये संवैधानिक आयोग, लोक सेवा आयोग को पढ़ना है आप। ठीक है ना, और क्या है यहाँ पे
संस्थाओं में, मतलब जो है संविधिक संस्थाओं में, जैसे लोकायुक्त एक्ट है हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग आयोग उसका गठन किया गया है, जैसे SC/ST कमीशन का गठन किया गया है, जैसे हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया है। ठीक है, कुछ ये सब कमीशंस ज़्यादातर वो है जिनको हमने लेजिस्लेटरी लॉ से विधानसभा में, असेंबली में हमने भी पास्ड है, पर्टिकुलरली बिल इज पास्ड एंड आफ्टर गेटिंग द सैंक्शन ऑफ द कंसेंट फ्रॉम द गवर्नर दे बिकम द एक्ट। तो वो इस तरह की जो, और उनके तहत, उन एक्ट के तहत जो संस्थाएं अस्तित्व में आई है, ठीक है, जैसे आयोग आया है ना, तो उनको आपको देखना है। खैर, और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जिससे मैंने बताया ये है। तो नई विधानसभा जो 16वीं विधानसभा अस्तित्व में आ गई है, इसमें क्या है, उच्च न्यायालय भी, हमारे मलमत साहब जो है न्यायमूर्ति श्री रवि मलमत जी, वो रिटायर्ड हुए हैं, और न्यायमूर्ति श्री शील नाबू साहब वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, आज ही के दिन 24 तारीख को। तो ये जो है आप इस तरह से करंट से भी जुड़े रहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका त्रिस्तरीय पंचायत राज एंड नगरीय शासन व्यवस्था। सीधे सीधे टॉपिक इज गिवन अंडर दिस, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके मुकाबले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय, प्रादेशिक, ये सब चीजें हैं, और ये बहुत सारे टॉपिक्स के साथ में इट इज टू बी रीड। ठीक है, ये भी इतना नहीं जितना पंचायती राज। पंचायती राज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हमारे नगरीय और जो पंचायती राज है, इन सब में आपको बता दें, कुछ किताबों ने नगरीय शासन व्यवस्था को भी त्रिस्तरीय बताया है। 3 types of urban bodies are there, not you can say the 3-tier urban bodies, no, 3-tier rural bodies are there, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। लेकिन ये कोई ऐसे ऊपर से नीचे तक इनका एक दूसरे पर कंट्रोल, इनके अंतर संबंध की यहाँ से योजना बनेगी, वो अप्रूवल देगा, वो इंजीनियर भेजेगा, उनकी मॉनिटरिंग करेगा, नो, नथिंग लाइक दैट। ये जो है नगरीय शासन प्रशासन व्यवस्था में तीनों बॉडी अलग अलग है, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में सब अपने अपने प्लान्स बनाती है, लागू करती है। नगर निगम ऐसा नहीं अपने इंजीनियर नगर पालिका में भेजेगा या नगर पंचायत में भेजेगा या उसके प्रपोजल नगर निगम में जाएंगे, नो। तो त्रिस्तरीय है, और ये त्रिस्तरीय नहीं है, 3 प्रकार की अर्बन संस्था है, नगरीय शासन संस्था है। चलिए, मैंने ये सब लिखा है अपनी किताब में, आप पढ़ते रहिए। मध्य प्रदेश में सुशासन, ये गुड गवर्नेंस जो है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने बहुत ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस बनाने का जो प्रयास किया है, इसमें बहुत सारे कदम उठाए हैं। लोक सेवा गारंटी दी है हमने, है ना, सभी विभागों की लगभग कितनी 649 इस तरह की, आप देखिएगा किताब में मैंने लिखा है, अभी अपडेट डाटा डाला है कि कितनी सारी सेवाएं जो है लोक सेवा गारंटी में है, जिसके लिए समयबद्ध उनका निस्तारण होना है, वो व्यवस्था हमने की है। CM हेल्पलाइन दी है, समाधान एक समाधान मंडे, ये हमने दिया है कंसेप्ट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश शासन ने इस दिशा में क्या क्या कदम उठाया सुशासन में, मैंने इसी मध्य प्रदेश की जो राज व्यवस्था, उसमें मैंने इस टॉपिक को पूरा जोड़ा है और उसमें उसको इलोबरेट किया है। आप देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में मैंने पूरा विस्तृत रूप से इसको बता दिया है। पहले भी बहुत अच्छा पाठ्यक्रम इस किताब में मौजूद था, जिसमें से क्वेश्चन आते रहे, अभी भी आए हैं। अब देखिए, आप मध्य प्रदेश मैं पंचायत राज बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, उसके कंसेप्ट सहित। तो आरक्षण का क्या कंसेप्ट है उसमें, अभी महिला आरक्षण का क्या कंसेप्ट है उसमें, ये सब बताऊंगा। जिला योजना समिति क्या है, कि हमारे यहाँ महानगर योजना समिति सिस्टम लागू है, ये सब चीज़ें हैं जो पूछे जा सकते हैं। तब हम अटक जाते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं उसको, हमको पढ़ना पड़ेगा, उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, भारत में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पर भी वही चीज़ है। भारत की अर्थव्यवस्था तो जो है भारत की अर्थव्यवस्था अब देखिए, आप यहाँ पे उल्टा चला है। पहले भारत की अर्थव्यवस्था नहीं दी है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो आप देखिए यहाँ से है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे दिखाई दे रही है आप, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी MP इकोनॉमी है, ठीक है। फर्स्ट 6 टॉपिक्स रिलेटेड विद द MP इकोनॉमी।
तो आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ पे मौजूद है, उनके आर्थिक विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, हमारा कितना जीडीपी जो है इंडिया के जीडीपी में मध्य प्रदेश के जीडीपी का योगदान कितना है, दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है उसमें कितना डिफरेंस चल रहा है, ये कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, इस टॉपिक की डिमांड वो है। हम अगर निर्यात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश निर्यात में, भारत के निर्यात में, ठीक है, कृषि निर्यातों में क्या योगदान दे रहा है, औद्योगिक में क्या दे रहा है, एमएसएमई के योगदान क्या दे रहा है, ये स्थिति। औद्योगिक रूप से हम किस लेवल पर आते हैं, हम 8वें राष्ट्र के 8वें राज्य है, 7वें राज्य है, औद्योगिक रूप से हम पिछड़ेपन की स्थिति में है, बीमारू राज्य से हम बाहर हो चुके हैं। ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे कंसेप्चुअल बनते हैं। अब हम बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए, यह 15 साल पहले की स्थिति थी। ठीक है, 2010 के बाद में हम बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर होना शुरू हुए और पूरी तरह से अब हम एक प्रगतिशील राज्य की श्रेणी में आ चुके हैं, जहाँ तक जो है औद्योगिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का सवाल है। और उसमें हमारी कृषि और अलाइड पशुपालन, ये सब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमएसएमई भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट्स जैसे कंसेप्ट, जो जीआईएस जैसे कंसेप्ट, और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री रीजनल कॉन्क्लेव के रूप में लाए हैं, जहाँ पे हमने पहला रीजनल कॉन्क्लेव हमने उज्जैन में दिया। तो उस तरह के उन सबसे मध्य प्रदेश की स्थिति में काफ़ी सकारात्मक सुधार हुआ है। अब मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास, अब इस टॉपिक को देखिए, इन्होंने मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास। मानवीय संसाधनों के विकास में यही आता है कि शिक्षा की क्या स्थिति है, चिकित्सा की क्या स्थिति है, ठीक है, उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, इन सब में क्या स्थिति है, ये सब हमारे मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, हमारा स्वास्थ्य का ढांचा, यह महत्वपूर्ण है। जीवन प्रत्याशा महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ पे जो समावेशन, वित्तीय समावेशन 2022 की रिपोर्ट है, उसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले आकांक्षी जिले हैं। अभी विकास आकांक्षी विकास खंड भी आ गया है, जिलों के साथ आकांक्षी जिलों के साथ आकांक्षी विकास खंड योजना मध्य प्रदेश लागू करने वाला पहला राज्य। ये सब किताब में मिलेगा, आप ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। अब सीधे, ये तो बहुत विस्तृत टॉपिक है, ये एक संक्षिप्त टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको संभावना बनती है, पर ये थोड़ा सा एम्बिग्यूट है, इट इज नॉट डेट मच क्लियर कि कहां से कौन सा क्वेश्चन, लेकिन दिस इज वेरी मच क्लियर। सतत विकास लक्ष्य, जितने भी एसडीजी लक्ष्य हमारे, उन सब एसडीजी लक्ष्यों में 29 एसडीजी, इन सब लक्ष्यों में मध्य प्रदेश कहाँ है? 1 से लेकर 30 तक के एसडीजी लक्ष्य में हम कहाँ पे हैं? अब एसडीजी लक्ष्य में ये नहीं कि हम ये 24वें स्थान पे, एसडीजी 1 में, 3 में जो है 27वें स्थान पे, इसमें 7वें स्थान पे, इसमें 8। हमारी प्रगति, मध्य प्रदेश की प्रगति बताइए। मध्य प्रदेश की प्रगति एसडीजी लक्ष्यों में आपको बताना पड़ेगी। पूछा जा सकता है कि ये मिशन मोदी किससे संबंधित है, मिशन स्वावलंबन किससे संबंधित है। 248 पेज नंबर पे जाइए आप, 246 अगर आपके पास ये किताब हो, मैं आपको यहां से बताता हूं। कोई आपको सिर्फ 1-2 लाइन से काम नहीं चलेगा, विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति उसी तरह से मैंने बताई है जैसा सिलेबस डिमांड कर रहा है। यह सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की प्रगति। आप देखिए एसडीजी इंडेक्स में मध्य प्रदेश की स्थिति किस किस लक्ष्यों में क्या क्या है, लेकिन है ना, ये पहले एमडीजीएस थे जिनको एसडीजी किया गया। अब ये एसडीजी कुल 17 लक्ष्यों में हमारी स्थिति, लक्ष्य के लिए पार्टनरशिप, ये आखिरी जो है, इसमें हमारी क्या स्थिति है, क्या हम इसमें शामिल किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, क्यों नहीं किए गए हैं, वो भी मैंने लिखा है। लेकिन आप देखिए एसडीजी में 11वां स्थान, उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और विकास। ठीक है, अब इसमें आपको ये कृषि निर्यात कितने $मिलियन हुआ, तिलहन का सर्वोच्च उत्पादक कौन है, उसका कितना परसेंटेज है, जैसे जो उसके अंतर्निहित अवयव है, पार्ट ऑफ द SDG 12 and at what position the MP stands for that। ठीक है, MP stands in the oil seed। देखिए SDG 12 उपभोगपूर्ण, जो हमारा उत्तरदायित्वपूर्ण जो उपभोग और विकास है, उसमें हमारी स्थिति क्या है।
तिलहन में हम 22% इज कंट्रीब्यूटेड बाय एमपी आईएसएट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है वहां से, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। भूमि पर जीवन, अब ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश में वनों का रकबा ये है, ये हमारे किस एसडीजी से संबंधित है, एसडीजी 15, एसडीजी 16। तो ये आपको जब तक ये इसके पार्ट ऑफ द एसडीजी ये है किससे संबंधित, ठीक है, जब तक आपको इस ये नहीं पता चलेगा तब तक यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एंड करेक्टली, ठीक है। तो ये स्थितियां देखिए आप इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन। अब देखिए आप विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति हमने देखी। अब मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई अवसंरचना का विकास, अब ये यहाँ से पूरी कृषि आ गई, उद्योग, एमएसएमई ये है। अब अधोसंरचना में महत्वपूर्ण रूप से उद्योग, औद्योगिक संरचना है ना, औद्योगिक प्रक्षेत्र हमारे जो भी है, निर्यात प्रक्षेत्र है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स है, कृषि प्रमोशन जोन्स है, वो सब तो है ही। साथ में अधोसंरचना में हमारे रोड की क्या स्थिति है, रेलवे की क्या स्थिति है, ये भी आती है। फिर सामाजिक अधोसंरचना क्या है, ठीक है, शैक्षणिक अधोसंरचना, ये सब चीजें आती है। तो आपको वहीं से रिलेवेंट ये बहुत विस्तृत रूप से दे रखा है, शिक्षा में क्या, चिकित्सा में क्या है ऊपर, तो वहीं से आपको देख लेना चाहिए यहाँ पे जो दिया हुआ है। लेकिन अधोसंरचना के विकास को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें आता है क्या मुख्य परीक्षा के लिए, तो आपको उसी तरह से कंसेप्चुअली लिखना पड़ेगा, पर आपको कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग होना पड़ा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमने क्या कदम उठाए, कैसे हम आत्मनिर्भर हुए हैं, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद क्या स्थिति है हमारी, ये सब आपको इसमें मिलेगा कि आत्मनिर्भरता में हम कहाँ कहाँ पे आत्मनिर्भर हुए हैं, कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, ठीक है, या हमारी उच्च शिक्षा में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हमारे बच्चों को बाहर एजुकेशन लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, यहीं उनको उच्च शिक्षा के समस्त जो भी विज्ञान प्रौद्योगिकी सब संस्थाएं मौजूद है। ये सब चीज़ें, एक जिला एक उत्पाद जो हमारा कंसेप्ट आया है केंद्र सरकार का, उसके तहत मध्य प्रदेश ने भी उठाया। हर जिले में एक उत्पाद है, कुछ अद्वितीय उत्पाद है। अद्वितीय उत्पाद का कंसेप्ट क्या है कि एक जिले से वो जो उत्पाद है वो किसी एक ही जिले से संबंधित, दूसरे जिले से संबंधित, वो अद्वितीय उत्पाद है। मध्य प्रदेश में 42 अद्वितीय उत्पादों की पहचान हो चुकी जो दूसरा जिला नहीं करता है, तो ये अद्वितीय उत्पाद। अब मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स, उनकी क्या स्थिति है वो आपको देखना है। वो भी मैंने दिया है, कितने आईपीआर फाइल हुए हैं, क्या हुआ है। यहाँ से आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, जितना है उतना आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था और ये हो गया है, ये वाला पार्ट। चलिए, विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य एक ही यूनिट है जो एक परंपरागत है, जिसमें देखना है अभी जो हाल ही की उपलब्धियां वो जरूर ध्यान रखिए, चंद्रयान, मंगलयान, ये सब चीजें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ये एक पूरा विशेष टॉपिक है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की आप उठाइए, आज का पेपर उठाइए, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे हाई कोर्ट में एक परिवर्तन हुआ है, ठीक है, हमारे माननीय न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस श्री रवि मलमत साहब रिटायर हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। इस तरह की जो घटनाएं होती है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और पॉलिटिकली क्या हुआ है, कोई क्या मंत्री बदले हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी बदलने वाले हैं हमारे यहाँ, इस तरह का है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय के साथ में मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं पर आप पूरी तरह से फोकस रखिए। अब आप यहाँ पे कोई फर्जी बिल घोटाला और नगर निगम में, ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आपको जो ध्यान देना है कि क्या स्मार्ट सिटी में अभी हाल ही आया है, स्मार्ट सिटी जो प्रोग्राम है, स्मार्ट सिटी 1.0, ये प्रोग्राम हमारा इस साल 2024 में खत्म हो जाएगा। इसमें हमारे जो 7 शहर हैं, जबलपुर है, रीवा है, सतना है, भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है ना, अब जबलपुर है, ये जो है ये 1 में शामिल थे, लेकिन ये 7 सिटीज़ थी। अब 2 में जो है सिर्फ हमारे क्या जबलपुर, उज्जैन रह जाएंगे, बाकी सब सिटीज़ उससे बाहर हो गई। अब बाकी जो 5 सिटीज़ हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में अपना खुद का फंड जनरेट करके या राज्य सरकार से लेके अपना डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलपमेंट खुद आगे बढ़ाना है। इन दोनों को फंड केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी 2.0 में शामिल किया गया है। तो ये आज 2 दिन की खबर है, 1-2 दिन की खबर। तो ये इस तरह से पेपर को पढ़ते रहिए और उसमें अपनी जो करंट की जो
स्थिति है उसको अपडेटेड रखिए। सूचना प्रौद्योगिकी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, 10-12 क्वेश्चन आते। मध्य प्रदेश की जनता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको विशेष रूप से करना है। तो MPPSC 2024 जो आपकी जून 2024 में एग्जाम होने वाली है, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका पार्ट है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसमें वो मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 15% जो है यूनिट 10 से आपको 15% के आसपास क्वेश्चंस की संभावना रहेगी, ठीक है। ये देखिए आप, ये वाला पार्ट जो है यूनिट 10 वाला पार्ट, ये 15%। अब लगभग यूनिट जो है आपकी 9, 10 to 12% इसको आप ध्यान दें, 10 to 12%, 10 to 12% इसका है, ठीक है। अब आपकी यूनिट जो संस्कृति है, मध्य प्रदेश की संस्कृति, उसकी बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की संस्कृति आपकी कहां पे आएगी? यूनिट 10। अब यूनिट 10 में भारत मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो यहां से आपको बताते हैं कि यूनिट 2 है और यहां से भी 15% के आसपास की संभावना बनती है आपकी, ठीक है। 12 to 15% यहां से संभावना बनती है, ठीक है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। मैं भारत के इतिहास को मध्य प्रदेश की परीक्षा में कम महत्व देता रहा, क्योंकि ये आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव से तैयारी हो जाया करती थी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन यहाँ से मुश्किल से बनते थे। लेकिन अब ये जो नया सिलेबस है, तो नाउ इट इज अ टर्निंग पॉइंट, और आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है यूनिट 1, इससे भी आपको 10 से 12% आपको मिलेगा। टोटल इन ऑल कितना हो गया? 15, 10, 25, 40, 50। थोड़ा सा बार चार्ट जो है वो इसको ऐसा कर लिया जाए, यूनिट भारत का इतिहास एवं संस्कृति यूनिट 2 थी, ठीक है। और यूनिट आपकी 1 12 से 15%। इस तरह से यहाँ पे आप देखें कि लगभग जो है 50% पार्ट ऑफ द सिलेबस वो आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 9 एंड यूनिट 10। 4 units are important, ठीक है। Since they occupy only you can say 20-25% of the syllabus, क्योंकि मैंने यूनिट फर्स्ट को कंसिडर कर लिया, इसलिए अब नाउ आपका जो सिलेबस का पार्ट है वो ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब टोटल मिला के आपको सिलेबस के हिसाब से लगभग आपको 20-25% पार्ट ऑफ द सिलेबस यू हैव टू रीड, यू हैव टू गो थ्रू। एंड एज फॉर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ये एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ,
एग्जाम में क्या स्थिति आपकी रहने वाली है ये मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको 50% पार्ट जो है ये यूनिट्स कवर करेगी और बाकी 50% जो है वो आपका रेस्ट ऑफ द सिलेबस कवर करेगा। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको यूनिट आपकी जो अर्थव्यवस्था वाली 6 यूनिट में आपको 6 से 8% यूनिट नंबर 6 ये कवर करेगी। तो आपको इसके बाद में 50% में आपको इस पे ध्यान देना है। यूनिट 6 इस पे ध्यान दीजिए, आप यूनिट 6 पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारा मिक्स है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था वगैरह सब है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको यूनिट 6 में ये जो मैं आपको बतला रहा हूँ, इसमें आपको एमपी वाला पार्ट जो है, एमपी से संबंधित पार्ट जो है वो ज़्यादा करना है। विशेषकर आपको क्या है, जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो टॉपिक्स हैं ये आप देखेंगे 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से आपको बनने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चंस इधर उधर से बनेंगे, ठीक है। बाकी मेन क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, ठीक है। चलिए, अब मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में जो ये स्थिति है, ये जो 2 टॉपिक हैं आपके, इनको देखिए। तो यहाँ से हम चले तो लगभग 6 to 8% जो पार्ट है वो यहाँ से आपके ये 2 टॉपिक से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये यूनिट जो है, यूनिट आपकी हुई है 5, जो 5th यूनिट है, इस 5th यूनिट से आपको ये मिलेगा। लेकिन इसमें भी आपको जो सुशासन, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज प्लस सुशासन, ये ज़्यादा देखना है आपको। पंचायती राज और सुशासन से आपको ज़्यादा देखना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं संवैधानिक आयोग वगैरह, ठीक है। संवैधानिक और संवैधिक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, स्टडी बॉडी, ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज से सपोज करो आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, सुशासन से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से संवैधानिक, यहाँ से 1 क्वेश्चन की संभावना रहेगी, बाकी सब 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से। ये आपका 6 से 8 क्वेश्चंस का ये, ठीक है। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चंस जो है ये 2 टॉपिक यहाँ से करेंगे। बाकी जो जितने भी टॉपिक्स बचे होंगे, जिसमें भारत का भूगोल आ गया, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको मिलेगा। नगरीकरण से 1-8 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स को आप पहले पकड़िए। तो बाकी जो है रेस्ट ऑफ दी 30% जो है, 30 to 35%, वो बाकी टॉपिक्स से आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये करिए आप, इस तरह से आपको पूरा जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं आ गई, विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ये सब आ गया। ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ से, अब इस पार्ट को जो ये 30 से 35% पार्ट को आपको क्या करना है, आपको MCQ लगाइए इसके पूरे। MCQ यहाँ पे भी लगाना है, लेकिन इस पार्ट को तो आपको MCQ से ही तैयार करना चाहिए। MCQ से आपको साइंस ये पढ़ना चाहिए, साइंस टेक पढ़ना चाहिए, ठीक है। साइंस टेक की बात हो रही है यहाँ, साइंस टेक, इनके MCQ लगाइए, ठीक है। आपको जो हिस्ट्री का पार्ट है वो तो पढ़ना है, लेकिन उसमें वो वाला पोर्शन जो है, आपको ये वाला पोर्शन जो है, मैंने आपको बताया था
ये वाला पोर्शन आपको स्पेशली तैयार करना है, ये वाला पोर्शन, इसको डिटेल में पढ़ना है आपको। इसके एमसीक्यू तो लगा नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है इसके आप एमसीक्यू लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको ट्रेडिशनल जो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इसको छोड़ दें, फर्स्ट टॉपिक को छोड़ दें, एक्सेप्ट फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक की बात में यहाँ पे यूनिट के अंदर जो दिए गए टॉपिक से उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये पहला टॉपिक मैं मान रहा हूँ, इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। बाकी टॉपिक्स जो है आप इस तरह से एमसीक्यू लगा लीजिए, ठीक है। और करेंट्स की आपको मैगजीन्स पढ़ना ही है, साथ में इंडियन ज्योग्राफी को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, एमसीक्यू के आधार पे। ये सब आपको एमसीक्यू आधारित स्टडी करना है, ठीक है। बाकी जो भी आपके इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सब चीज़ जो है करंट से तैयार कर लीजिए, बाकी एमसीक्यू लगा लीजिए जो ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। इस तरह से आप पूरा ये सिलेबस को इस तरह से तैयार करेंगे, यू विल फाइंड वट एवर आई एम टॉकिंग टू यू विल फाइंड यस द एग्जाम विल बी that is to be expected to be held on the 22nd of June. So you will find yes, these questions are set as per my expectations, ठीक है। It is just an estimated idea, ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन पुराने अनुभव के आधार पे मैंने आपको ये स्टडी शेयर की है। आप इसके आधार पे तैयारी कीजिए और आपको लगेगा कि जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह से क्वेश्चंस जो है उसका अपीयरेंस अकॉर्डिंगली हुआ है। तो आप सबको शुभकामनाएं।